स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा के तीसरे चरण से संबंधित अगला जो है मैराथन क्लास जीके जीएस का हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। अब चूंकि सक्षमता परीक्षा में केवल 4 दिन बाकी रह गए हैं, आइए हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण एक एक प्रश्नों को, उसके उत्तर की व्याख्या के साथ। सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि कौन सा जीव केवल एक कोशिका से बना होता है, यानी वैसा जीव कौन सा है जिसका शरीर जो है एक कोशिका का बना है। कोशिका हम सभी जानते हैं कि शरीर की जो जंतु है या पादप है उसकी सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, यानी कोशिका का काम शरीर को संरचनात्मक ढंग से ये प्रदान करना भी है और क्रिया को अंजाम देना भी है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, भोजन का पाचन होता है, फिर जो है उसका जो है अवशोषण होता है, निष्कासन होता है, ये सारा काम कोशिका के द्वारा ही होता है। और शरीर को जो संरचना प्रदान करता है यह भी काम कोशिका का है। तो यह एक कोशिका वाला पूछा जा रहा है जीव। तो अमीबा एक ऐसा जीव है जो केवल एक कोशिकीय जीव है, यानी उसके शरीर का निर्माण एक कोशिका से हुआ है। उसी एक कोशिका की मदद से वह अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है, उसी एक कोशिका से वह भोजन का पाचन करता है, फिर उसी से वह प्रजनन करता है और उसी से जो है वह पचे हुए भोजन के बचा अवशिष्ट जो है वो बाहर निकालता है। यह सारा काम अमीबा केवल एक कोशिका से करता है। बाकी जो मनुष्य है या अन्य जंतु है, अमीबा और पैरामीशियम को छोड़ करके वो सभी बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है कि कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं। दोस्तों, कोशिका जो है वो सबसे बाहरी जो झिल्ली होता है उसको कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर प्रश्न का। उसके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम और बीच में जो है कोशिका का केंद्रक होता है और फिर ये केंद्रक झिल्ली से बना होता है। और इस कोशिका झिल्ली के अंदर जो है जो एक द्रव होता है जिसको जो है कोशिका द्रव के नाम से जानते हैं। तो ये कोशिका का सबसे बाहरी झिल्ली कोशिका झिल्ली के नाम से जाना जाता है। वहीं पादप कोशिका जो होता है उसमें कोशिका झिल्ली के बाहर भी एक आवरण होता है जिसको कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कोशिका भित्ति के नाम से, जो कि केवल पादप कोशिका यानी पेड़ पौधे की कोशिका में पाए जाते हैं। बाकी जंतु में कोशिका झिल्ली पाया जाता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति इसलिए पाया जाता है क्योंकि उसको कठोरता प्रदान करने के लिए वो जरूरी होता है। और कोशिका भित्ति जो है वो या बाहरी सबसे कोशिका झिल्ली के बाहरी आवरण है। उसके बाद कोशिका भित्ति के बाद कोशिका झिल्ली होता है। फिर उसके अंदर जो है कोशिका के जो अंग हैं जैसे राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे पाए जाते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, किसी भी परमाणु के ये 3 मौलिक कण हैं। कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ऋणात्मक चार्ज होता है, यानी ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। वहीं प्रोटॉन पर जो है वो धनात्मक चार्ज होता है। प्रोटॉन पर धनात्मक चार्ज होता है और शून्य यानी कोई चार्ज नहीं, वह न्यूट्रॉन पर होता है। न्यूट्रॉन पर शून्य चार्ज होता है। इस प्रकार तीसरा का ऑप्शन बी सबसे सही जवाब है। चौथा नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है। जी हाँ, पाचन तंत्र का जो सबसे लंबा अंग है चौथा नंबर प्रश्न के लिए वो है ऑप्शन सी के छोटी आंत जो है वो पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग है। ऑप्शन सी इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हम एक एक प्रश्नों को आपको उसके उत्तर के व्याख्या के साथ जो है बताते चलेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अगला हर अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। सवाल अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मनुष्य में रक्त संचार प्रणाली में मुख्य अंग कौन सा है, यानी मनुष्य के शरीर में सभी अंगों में रक्त को पहुंचाने का जो कार्य है वो कौन करता है। तो रक्त पर जो संचार का काम है वो काम होता है हृदय का, यानी हार्ट का, जो कि 4 कोष्ठीय होता है। मनुष्य का हार्ट 2 अलिंद और 2 निलय जो है, एक बायां अलिंद बायां निलय और फिर दायां अलिंद दायां निलय रक्त ये मनुष्य के रक्त ये में हृदय में पाए जाते हैं, जो कि रक्त परिसंचरण का मुख्य केंद्र है। यहाँ से जो है सारे रक्त को पंप किया जाता है जो शरीर के अन्य हिस्सों में पहुँचते हैं। फेफड़ा जो है इसका काम है कि नाक द्वारा लिए गए वायु से ऑक्सीजन को शोषित करके फिर रक्त में मिला करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है।
फिर जो हार्ट है, हृदय है, वो उसको पंप करता है, पूरे शरीर में पहुंच जाता है। गुर्दा का काम है कि डायलिसिस करता है, यानी जो अपशिष्ट पदार्थ है उसे छानता है। और तो इस प्रकार जो है ये चारों हमारे अंग हैं, इसका अलग अलग कार्य है। यकृत जो है या लीवर जिसको कहते हैं, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जानी जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि गति का एसआई मात्रक क्या है। गति जो है कि एसआई मात्रक होगा। गति की परिभाषा जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें गति बराबर क्या आता है, दूरी बटा समय। गति का क्या होता है कि दूरी बटा समय, यानी प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को गति के नाम से जानते हैं, दूरी बटा समय। तो दूरी का एसआई मात्रक मीटर में मापते हैं और समय को सेकेंड में मापते हैं। अर्थात दोस्तों जो गति का एसआई मात्रक हो जाएगा वह हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन बी इसका सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। ऑप्शन बी सबसे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि न्यूटन का जो द्वितीय गति नियम है वह किससे संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वह संबंधित है एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन से, यानी ये बल बराबर जो है द्रव्यमान गुणित त्वरण से संबंधित है। तो इसके लिए सातवां का ऑप्शन बी सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगर आप हमसे पहले उत्तर कर पा रहे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप इस वीडियो के अंत में ज़रूर बताएंगे कि जो है आपने अब तक जो है कितने प्रश्नों को टोटल सही किया है, ताकि इससे हमें अंदाज़ा ये मिल सके कि आप कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि किसी वस्तु पर कार्य तभी होता है जब। तो जब हम किसी वस्तु पर कार्य को परिभाषित कैसे करेंगे, तो विज्ञान जो है कार्य को और ग्रामर कार्य को अलग अलग तरह से परिभाषित करता है। ग्रामर का कहना है, जब आप व्याकरण पढ़ेंगे, इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे, तो उसमें कहा जाता है कि सबसे सिंपल पहचानने का तरीका होता है कि जिस शब्द के अंत में ना लग गया वो कार्य है, जैसे खाना, सोना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, ये सारे जो है एक्शन वर्ड है, यानी इससे सबसे जो है कार्य के होने का बोध हो रहा है। जैसे हम लोग लिख रहे हैं बैठ करके, तो यहाँ पर जो साइंस है इसका कहना है कि कार्य वर्क जो है यहाँ पर यह तभी होगा जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे और बल लगाने के वजह से उसमें कुछ विस्थापन आए तो कार्य होगा। यानी कि अगर हम बल लगा रहे हैं और कोई विस्थापन नहीं है, कोई गाड़ी रोड पर खड़ी है, हम कंटिन्यू पूरे 1 घंटा से उसको बल लगा रहे हैं, लेकिन वो गाड़ी जो है 1 इंच आगे पीछे नहीं हो पा रहा है, यानी हमारे द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। भले हम कितना भी न्यूटन का बल लगा लें, हमारी ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा, ऊर्जा हमारा खपत हो जाएगा, लेकिन हमारे द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। हम बोझ लेकर के सर पे रख करके खड़े हैं, चाहे हम कितने देर भी खड़े रहें, उससे हमारे ऊर्जा का कितना भी ह्रास हो जाए, लेकिन हमारे द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो कार्य विज्ञान में तभी परिभाषित होता है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और बल लगाने से उसमें कुछ विस्थापन आता है, यानी कुछ चेंजिंग आता है, तो वह कार्य कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है वह जूल है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, जूल है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कैलोरी और किलो कैलोरी इसके अन्य मात्रक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि ध्वनि की इकाई क्या है। तो ध्वनि की जो इकाई है, ध्वनि को मापा जाता है डेसिबल में। ऑप्शन इसका 10वां नंबर प्रश्न का सी सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नेक्स्ट है हमारे स्क्रीन पर कि प्रकाश की किरण वायु से जल में जाने पर मुड़ती है, यह किसका उदाहरण है। तो प्रकाश की किरण वायु से जब जल में जाती है तो वायु जो है वो थोड़ा सा विरल माध्यम है, वहीं उसके विपरीत जो है जल उससे घना माध्यम है। तो जब भी प्रकाश की किरण वायु से जल में या फिर जल से कांच में जाती है तो इस प्रकार जो है वो अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और यानी कि विरल माध्यम से, जैसे हवा विरल माध्यम है, उससे जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और यह घटना जो है अपवर्तन कहलाता है, यानी रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन इसका बी सही जवाब के रूप में उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 10 किलोग्राम है, तो उसका भार क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, तो भार जो है वो न्यूटन में निकलता है। जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड है, तो हम लोग इसको 9.8 गुने 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 98 न्यूटन। कितना आ जाएगा, 98 न्यूटन उसका भार होगा। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है 10 किलोग्राम है तो उसका भार कितना होगा, 98 न्यूटन होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा की तुलना में क्या होता है। तो पृथ्वी पर अगर कोई वस्तु है
तो चंद्रमा पर कोई वस्तु है, तो चंद्रमा पर जो वस्तु होगा उसको पृथ्वी पर लाया जाएगा तो उसका भार बढ़ जाएगा। या फिर इसको उल्टा समझिए कि अगर कोई पृथ्वी की वस्तु को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके भार में कमी आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब होगा कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा की तुलना में पूछा जा रहा है तो चंद्रमा की तुलना में अधिक होगा। यानी कि अगर कोई 6 kg का वस्तु है पृथ्वी पर, वो चंद्रमा पर केवल 1 kg का रह जाता है। यानी चंद्रमा पर पृथ्वी का कितना हो जाता है, 1/6 हिस्सा उसका भार रह पाता है। ऑप्शन यहाँ ये याद रखिएगा आप कि उसी हिसाब से आप कम और ज़्यादा करके प्रश्न अगर आए तो बना सकते हैं। अगर प्रश्न पूछे कि यहाँ पर पृथ्वी पर 30 kg है तो चंद्रमा पर कितना होगा, तो चंद्रमा पर उसका वजन 5 kg हो जाएगा। या इसी के विपरीत पूछे कि कोई वस्तु चंद्रमा पर 5 kg है तो पृथ्वी पर, तो वहाँ पर आप गुना कर देंगे कि 30 kg हो जाएगा वजन। अगला सवाल है कि नए राष्ट्रों का निर्माण किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ। जी हाँ दोस्तों, विज्ञान के बाद अब जो प्रश्न आए हैं यह इतिहास से संबंधित प्रश्न है। इसके बाद भूगोल और जो है विविध प्रकार के प्रश्नों को हम इसमें देखेंगे ताकि परीक्षा में आपसे कोई भी प्रश्न नहीं छूटे। आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर अब तक नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नए राष्ट्रों का निर्माण किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था, तो नए राष्ट्रों का निर्माण जो है ये मुख्य रूप से फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 ईस्वी में फ्रांस में लुई 16वां के विरुद्ध हुआ था, उसी क्रांति का परिणाम था। जगह जगह नए राष्ट्र के निर्माण हुए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस संधि ने जर्मनी को दंडित किया। तो प्रथम विश्व युद्ध सबसे पहले ये जानिए कि 1914 में शुरू हुआ और 1918 तक चला था। ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कडिक फ्रांसिस फर्डिनेंड जो उसकी हत्या के बाद सेराजेवा हत्याकांड के बाद जो है, जो कि सेराजेवा में हत्या हुआ था, उसके बाद ये प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और ये 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। इसकी समाप्ति जो है वर्साई की संधि के साथ होती है। वर्साई की संधि जर्मनी के ये मित्र राष्ट्र जो विजयी रहे थे प्रथम विश्व युद्ध में, तो इन्होंने वर्साई की संधि जर्मनी के साथ किया और इसमें जर्मनी को बुरी तरह दंडित किया था। जर्मनी को सेना रखने पर प्रतिबंध लगाया, वायुसेना जर्मनी की वायुसेना को ख़त्म कर दिया और भी जर्मनी के जो है अलग अलग उपनिवेशों पर कब्जा किया गया था। तो इससे जो है यह जर्मनी अपने आप को इसको जो है ये अपमानजनक संधि माना और वर्साई की संधि ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीज बोया था, ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि किसे भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं। ऑप्शन सी सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है जो कि सिंधु और उसकी सहायक नदी के आसपास बसी हुई सभ्यता है, जिसकी खोज 1921 में दयाराम सहनी के द्वारा किया गया था और उस वक्त जो है रेलवे का काम चल रहा था। और इसके मेन जो ये जाने जाते हैं हड़प्पा सभ्यता के, वो अलेक्जेंडर कनिंघम जाने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि स्नानागार जो हड़प्पा के जो स्थलों से विशाल स्नानागार की प्राप्ति हुई है, यानी विशाल स्नानागार मिले हैं, यह किस स्थल से मिला है। विशाल स्नानागार जो मिला है यह मोहनजोदड़ो से मिला है, यानी इसका ऑप्शन सी सबसे करेक्ट आंसर है। मोहनजोदड़ो जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। वहीं कालीबंगन जिसका अर्थ जो है काले रंग की चूड़ी है। लोथल जो है यह गुजरात में स्थित था। भोगवा नदी के तट पर स्थित एक नगरीय सभ्य हड़प्पा सभ्यता का ही अंश है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि अकबर के 9 रत्नों में से थे। तो अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे उसमें से मुख्य रूप से जो है जो हमारे स्क्रीन पर आपको नाम दिख रहा है, अब्दुल रहीम खान खाना, मलिक कफूर, अमीर खुसरो और जो है फिरोज शाह तुगलक। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, अब्दुल रहीम खान खाना थे। मलिक कफूर जो है यह गुजरात विजय के पश्चात जो है ये अलाउद्दीन खिलजी जो है इसको लाए थे वहाँ से बंदी बना करके। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में उसका मुख्य सेनापति हुआ। जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान हुआ तो मलिक कफूर जो है उसका मुख्य सेनापति रहा। अमीर खुसरो कवि रहे हैं और फिरोज शाह तुगलक जो है यह तुगलक वंश के शासक हुए हैं। तो ये तीनों जो है अकबर के दरबार के 9 रत्न नहीं है। अकबर के दरबार में अब्दुल रहीम खान खाना थे, उसके बाद जो है ये बीरबल थे, फिर जो है राजा टोडरमल, ये सारे लोग जो है उनके दरबार में ये रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है इसका श्रेय जाता है ये हरिहर और बुक्का को। ये 2 भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए हैं। यानी 20वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए सबसे
सही जवाब है। अगला है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कहाँ स्थापित किया। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की गई है यह भारत से बाहर सिंगापुर में किया गया था, यानी ऑप्शन इसका डी 21वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगला सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल में अगर ग्रहों की बात की जाए तो ये सूर्य के सबसे निकट भी है और सबसे छोटा ग्रह भी है, जिसको बुध ग्रह के नाम से जानते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है और सबसे अगर बड़ा ग्रह की बात किया जाए तो वह बृहस्पति ग्रह है। अब अगर बात की जाए पृथ्वी की, तो पृथ्वी जो है आकार के हिसाब से 5वां बड़ा ग्रह है। कौन सा बड़ा ग्रह है? 5वां बड़ा ग्रह है। और अगर पृथ्वी सूर्य के निकट की बात की जाए तो बुध और शुक्र के बाद पृथ्वी की स्थिति तीसरे नंबर पर है सूर्य से करीब में। तो ये करीबी सूर्य से करीब के हिसाब से तीसरा ग्रह है और अपने आकार में जो है यह 5वां बड़ा ग्रह है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि भूमध्य रेखा की अक्षांशीय स्थिति क्या है। यानी जब आप पृथ्वी का ग्लोब पढ़ेंगे तो ग्लोब पर जो ये उत्तर दक्षिण ऊपर का हिस्सा उत्तरी ध्रुव, नीचे का हिस्सा दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। वहीं जब आप ये उसको जो है उत्तर से दक्षिण की ओर काल्पनिक रेखाओं से खींचेंगे तो बीचों बीच में जो 0 डिग्री अक्षांश होता है उसको जो है भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी सबसे सही जवाब है। और 90 डिग्री उत्तर को जो है उत्तर ध्रुव कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिण को मकर रेखा कहते हैं। इसी के विपरीत 23.5 डिग्री उत्तर को जो है कर्क रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा भारत से होकर के गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और 66.5 डिग्री उत्तर जो है या ये उत्तरी ध्रुव वृत्त के नाम से जाना जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि पृथ्वी की 2 प्रमुख गतियां कौन सी है। दोस्तों विज्ञान और इतिहास के बाद अभी हम भूगोल के प्रश्न देख रहे हैं और भी विविध प्रकार के प्रश्न को हम इस सेट में देखेंगे जो आपके परीक्षा की दृष्टि से लाभकारी होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप सुपर थैंक्स के जरिए जो है चैनल को हमारे मोटिवेट कर सकते हैं। अगला सवाल है 24वां कि पृथ्वी की 2 प्रमुख गतियाँ क्या है। पृथ्वी की जो 2 प्रमुख गतियाँ हैं वह है पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है घूर्णन गति, जिसको पूरा करने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है। और एक गति है परिक्रमण गति, जिसको पूरा करने में पृथ्वी को 1 वर्ष कहिए, 12 महीना कहिए या फिर 365 दिन का समय लगता है। तो ये ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा कि 2 गति है घूर्णन जो अपने अक्ष पे घूमती है, जिसके कारण घूर्णन गति के कारण रात और दिन की घटना होती है। और परिक्रमण गति के कारण जो है ऋतु में बदलाव आता है, यानी शरद ऋतु, गर्म ऋतु, वर्षा ऋतु, जो अन्य प्रकार की ऋतुएं हैं ये सारी ऋतु परिक्रमण गति के कारण होती है। नेक्स्ट सवाल है कि पृथ्वी की परिक्रमा से क्या होता है। तो पृथ्वी की परिक्रमा से अभी हम आपको बताए हैं कि ऋतु में परिवर्तन होता है, मौसम में चेंजिंग आता है। ऑप्शन बी सबसे सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस दिशा में घूमती है। तो पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है यह मुख्य रूप से ये पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, यह हमेशा जो है पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर काटती है। ऑप्शन सी इसका सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को क्या होता है। तो भारत की जो स्थिति है यह पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में है, बल्कि जो विश्व का अधिकांश देश है ऑस्ट्रेलिया और ये दक्षिण अमेरिका और कुछ दक्षिण अफ्रीका का हिस्सा छोड़ करके, तो लगभग जो है 80% विश्व जो है वो उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध में हर वर्ष 21 जून को सबसे बड़ा दिन यानी सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, वो 21 जून की तिथि होती है। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन बी 27वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। अगला सवाल है कि पृथ्वी का झुकाव कितनी डिग्री है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस उपकरण से दिशाओं का पता लगाया जाता है। जी हाँ, दिशा का पता लगाने वाला उपकरण कौन सा है। तो हम लोग दिशा का पता लगाने के लिए कंपास का यूज करते हैं। कंपास में एक बार मैग्नेट होता है जिसको जो है क्षण चुंबक के नाम से जानते हैं, जो हमेशा
उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर के रुकता है। उसकी जो सुई होती है कंपास की जो निडिल जिसको कहते हैं, तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर के रुकता है। तो उसका जो मेन सिरा होता है वो उत्तर होता है, उसके विपरीत दक्षिण होता है। फिर उससे हम पूरब पश्चिम का पता लगा लेते हैं। तो ये किससे लगाया जाता है? कंपास से, थर्मामीटर से ताप की माप करते हैं हम लोग। डॉक्टरी थर्मामीटर से शरीर का तापमान मापते हैं, और जो प्रयोगशाला में थर्मामीटर यूज होता है उससे जो है हम लोग ये ताप मापते हैं। बैरोमीटर है जिससे वायु दाब की माप की जाती है। टेलीस्कोप दूरबीन है जिससे हम दूर स्थित वस्तुओं को करीब करके देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि मानचित्र में पहाड़ी को दर्शाने के लिए कौन सा रंग इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों हम लोग जो प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं, ये सारे प्रश्न जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबों से तैयार किया गया है, इसलिए आप इन प्रश्नों को हल्के में ना लें। ये सारे प्रश्न आपको कन्फ्यूज करते हैं एग्जाम्स में। ये सवाल है कि कौन सी पहाड़ी को जो है दर्शाने के लिए है, तो भूरा रंग है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। अक्सर दिवस में हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह 5 जून की तिथि को मनाया जाता है, जिसका सही उत्तर ऑप्शन बी के रूप में आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल जो है योगा डे, तो ये योग दिवस प्रत्येक वर्ष अब जो है 21 जून की तिथि को मनाया जाता है। जून के महीने में 5 जून की तिथि को क्या मनाते हैं? तो 5 जून की तिथि को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 1 मई को जो है मजदूर दिवस मनाते हैं, और 31 अक्टूबर को जो है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती या फिर जो है उसमें एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष जो है 28 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगला सवाल है कि विश्व जल दिवस ये कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ये तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि जब आप बिहार से रिलेटेड एग्जाम देते हैं तो उसमें ये तिथि महत्वपूर्ण हो जाता है कि 22 मार्च की तिथि को विश्व जल दिवस और उसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। तो ये 2 दिवस जो है 22 मार्च की तिथि को मनाया जाता है। अभी पिछले प्रश्न में आपको कहे हैं कि 5 जून को जो है ये पर्यावरण दिवस मनाते हैं, 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं। आप हमारे साथ याद करते चलिए ताकि आपको अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं पड़े। नेक्स्ट सवाल है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस जो है यह 26 नवंबर की तिथि को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान को अंगीकृत किया था। तो 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस मनाते हैं। दोस्तों हम लोग इतिहास, भूगोल, विज्ञान और जो है विविध प्रकार के प्रश्नों को देख रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी होगा और परीक्षा में इससे आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब के बगल में आप मेंबर बन सकते हैं, और आपको अगर क्लास पसंद आ रहा है हमारा तो आप हमें सुपर थैंक्स भेज करके हमारी जो है हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सवाल है कि जन गण मन के किसने लिखा था, यानी जन गण मन जो है ये लेखक कौन है। तो जन गण मन के जो लेखक हैं ये है जो हमारा राष्ट्रगान, इसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। और ये 2 राष्ट्र के लेखक हैं, एक हमारा देश भारत जिसके लेखक जन गण मन के लेखक जो है रविंद्रनाथ टैगोर है, दूसरा है बांग्लादेश जिसका जो राष्ट्रगान है अमार सुनार बंगला, उसके भी लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी ही है। इन्होंने ही महात्मा गांधी को महात्मा कहा था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि गणित में पाई, जब आप गणित बनाते हैं तो पाई का मान लगभग कितना होता है। तो पाई का मान वैसे तो जो है 22/7 लिखा जाता है, 22/7 22/7 के रूप में जानते हैं, लेकिन जहाँ पर ये मान आपको नहीं दिखे वहाँ आप 3.14 पाई का मान याद रखिएगा। अगला सवाल है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क, क्योंकि ये जब भी आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दे रहे हो तो जानिए कंप्यूटर से रिलेटेड भी प्रश्नों को क्योंकि पूछा जा सकता है। तो कंप्यूटर जो है ये इसका मस्तिष्क कहा जाता है CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पूरा नाम क्या है CPU का? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद रखिएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूरा नाम है। ये दिमाग है, ये कंप्यूटर को जो भी कमांड दिए जाते हैं यही प्रोसेस करता है। कीबोर्ड, माउस जो है यह इनपुट डिवाइस है, यानी इसके ज़रिए हम
कंप्यूटर को कोई कमांड देते हैं, कोई काम करने के लिए बताते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस कौन, कीबोर्ड और माउस, और मॉनिटर जो है यह आउटपुट डिवाइस है, ये भी पूछा जाता है। तो इनपुट डिवाइस कौन है, कीबोर्ड माउस है। आउटपुट डिवाइस कौन है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये सारा आउटपुट डिवाइस है। सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का दिमाग है। कंप्यूटर की खोज जो है वो चार्ल्स बैबेज ने किया था, जिसको कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। किनको, चार्ल्स बैबेज को। किनको कहा जाता है, चार्ल्स बैबेज को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह पूछा जा रहा है। तो भारत चूँकि पहला उपग्रह है यहाँ पर, तो कृत्रिम उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट है। ऑप्शन बी इसका सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगला सवाल है कि चंद्रयान 3 जो है मिशन में लैंडर का नाम क्या था, यानी किस लैंडर से चंद्रयान 3 मिशन को भेजा गया था। तो चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम था और यह चंद्रमा के साउथ पोल पर 23 अगस्त 2023 को सफल लैंडिंग किया, जिसके उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त की तिथि को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम लोग जो है इस सेट के 40 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत लाभकारी साबित होने वाला है। इसलिए आपसे फिर एक बार हम चलते चलते रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप सब्सक्राइबर के बगल के बटन से आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं ज्वाइन करके। और जो है अगर आपको यह क्लास पसंद आया है तो आप हमें जो है सुपर थैंक्स भेज करके हमें आप सपोर्ट कर सकते हैं। हम मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।